मेरा सक्सेस जर्नी तो वैसे कुछ नहीं है कभी, क्योंकि अभी तो वैसा कुछ सक्सेस नहीं है। बोला जाता है कि सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज ओनली वे। तो अभी उसी रास्ते में हम लोग हैं। और सक्सेस जर्नी, हर किसी का सक्सेस जर्नी अलग अलग होता है। और हर किसी का जब भी कोई स्टार्ट करता है उसका एक प्योर रहता है कि क्या बोले नहीं बोले, उसका हर किसी का एक इम्पोर्टेंट टाइम रहता है। तो मेरा भी वैसे ही रहा। मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत मेरा भी जो भी जर्नी है आईएमसी के साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि अगर मेरे इन बातों से किसी के अगर दिल में कुछ आता है कि अगर गौतम जी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई चेंज आया तो मैं खुद को सम्मानित करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कुछ काम किया। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से मेरे बात भी सुने। और एक बात ही बोलना चाहूँ कि जब भी मैं कभी भी तो लाइव नहीं आया हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम यूट्यूब या फेसबुक में थोड़ा बहुत रहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आज ये माध्यम मिल गया है। और अभी मैं जस्ट 2-3 मिनट में किस्मतुल्ला जी गुड आईएमसी, सुमन जी गुड आईएमसी सर, और जितने भी लोग आज मुझे पूरे इंडिया से, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि आज जिस पेज में मैं बात करना आया हूँ लाइव, वो मेरा गुरु का है, मेरा मेंटर का है। और रमन सर का मेरा तो छोटा मोटा एक नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये बोलिए या फेसबुक लाइव है, सर के पास अभी 20-25 हज़ार जो लोग हैं, सब लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं सर का पेज में आके आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत बात कर रहा हूँ। तो अशोक जी गुड आईएमसी, सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, हाँ बापी जी गुड आईएमसी। ये लोग मेरे पहले जब मैं स्टार्ट किया तब मेरे साथ स्टार्टिंग में था। और सब लोग को मुझे यही बात है कि आज देखिए रमज़ान महीना का दूसरे महीना है, तो मैं सभी को रमज़ान महीने का मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस पवित्र रमज़ान महीने में हम लोग आज दूसरे दिन मेरा लाइव आज आया हूँ। कल वाजपेयी सर भी थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताने का मुझे मौका मिला डायरेक्ट फेसबुक लाइव में। और मैं जब अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, 1 घंटे में शायद सब बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये बोलना चाहूँगा कि मैं आज जो भी कुछ हूँ आईएमसी की बदौलत में हूँ। और जो मेरा बीता हुआ कल था, आज मुझे वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मुझे आईएमसी मिल गया। तो मैं अपना थोड़ा जर्नी में शेयर करता हूँ। मेरा जन्म जो हुआ मुर्शिदाबाद का, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जहाँ आयरन बैरेज करके फरक्का बैरेज के अंडर में होता है, वहीं मेरा जन्म हुआ। मेरे 5 भाई और 2 बहन था मेरे फैमिली में। साथ ही में मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरे माताजी हाउसवाइफ। ऐसे 9 आदमी का मेरा फैमिली था। और 9 आदमी के लिए फरक्का बैरेज जो क्वार्टर मुझे हम लोगों के लिए अलॉट किया हुआ वो है 2 कमरे का। अभी मान लीजिए कि 2 कमरे में 9 आदमी कैसे रहेंगे, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं था और घर तो था ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते थे तो उसमें अलाउ भी नहीं था, उधर हम क्वार्टर में ही रहते थे। और 9 आदमी 1-2 घर में। कभी कभी जब कोई मेहमान हम लोगों के घर में आ जाते थे तो हम लोग क्या करते थे कि दोस्त लोग के या पड़ोसी के घर में भी पहले टाइम सो के दिन गुजारे। जो होता है गवर्नमेंट जॉब में जो होता है वैसे ही हम लोग थे। तो जब मैं ऐसे ही करते थे, थोड़े छोटे से मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई करने में थोड़ा बहुत अच्छा था। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा था। तो क्लास 1 से लेकर 4 तक मैं अपना स्कूल में, जो मैं आयरन बैरेज का ही प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट स्कूल में मैं स्टार्ट किया क्लास 1 से 4 तक। और जब क्लास 4 कंप्लीट हुआ, सर मुझे स्कूल से जब एडमिशन के लिए जब हाई स्कूल में जाना था तो मैं फर्स्ट आया। तो मेरे पूरा फैमिली
तो उतना मेरे फैमिली में पहला आदमी था, मैं पहला लड़का था जो अभी हाई स्कूल में जाएगा, मैं फर्स्ट लड़का था। तो मेरे फैमिली माता जी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन सबसे एजुकेशन उन्हीं से मिलता है कि कैसे हर आदमी को घर में एक साथ लेके हम लोग चलते हैं। क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही तो 5-9-7 आदमी का ऐसे ही खाना पीना होता था, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो मेरे माता के पास आके, आसपास के कोई बंदे आके आंटी 2 रोटी दीजिए खाऊंगा, और किसी को मेरे मम्मी ने कभी नहीं बोला कि नहीं है। घर में हो ना हो, पहले लोगों को देने के बाद ही खाना है। तो ऐसे मैं मम्मी से ही सीखा। तो वहाँ जब क्लास 5 में मैं भर्ती हुआ रघुनाथगंज स्कूल में, वो भी मुर्शिदाबाद में ही है, और उस टाइम का शहर का सबसे अच्छा स्कूल वही था। मैं तो सोचा कि मैं कभी उस स्कूल में पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा रिजल्ट जब एडमिशन टेस्ट हुआ तो मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो उस टाइम का जो हेड टीचर थे रमापति मंडल सर करके, तो बोला कि इतना टैलेंटेड बच्चा है, इनको इधर ही एडमिशन करवाइए। लेकिन मैं जब उधर गया तो मुझे मालूम नहीं है कि हाई फाई सब लड़के मेरे साथ पढ़ाई में होते थे, और सब लोग मुझे देखने आए कि ये गांव का लड़का फर्स्ट आ गया। मैं बहुत एक्साइटमेंट था, क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं मेरे पिताजी का कोशिश से मैं फरक्का बैरेज के गाड़ी से मैं उधर से आता था। जब भी मैं उधर स्कूल आने के लिए तैयार होता था, मेरा स्कूल बस था उधर से, क्योंकि पिताजी नौकरी करते थे, ये सुविधा हम लोगों को मिला। फिर 5 से लेकर क्लास 8 तक मैं बराबर टॉप 5 टॉप 10 में ही रहता था। हर समय मेरा रिजल्ट अच्छा होता था। लेकिन क्लास 8 में मेरा दिमाग में एक बार हुआ क्या कि मेरे क्रिकेट का भूत लग गया। मैं क्रिकेट खेलने में इतना माहिर हो गया कि जब कहीं भी पढ़ाई से ज्यादा मैं क्रिकेट में ध्यान देता था। और जानते ही हो कि जब आपका गोल दूसरे तरफ जाएगा तो आपका क्या होगा। तो मेरा पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान क्रिकेट में था। तो मैं वही हुआ, मेरा रिजल्ट क्लास 9 में मैं टॉप 10 के जगह टॉप 30 में आ गया, और मेरा रिजल्ट बहुत खराब हो गया। फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करते रहा, क्रिकेट भी खेलता रहा। मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट में खेला हूँ, दूसरे जगह में भी खेलने के लिए जाता था। बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट। सोचा था कि क्रिकेट में शायद मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, लेकिन उस सिचुएशन में वैसा नहीं था। फिर मैं क्लास 9 हुआ, फिर 10 में मैं पहला लड़का था, मेरे खानदान का पहला लड़का था जो मैं मैट्रिक दूंगा, मैं ये 10th का एग्जाम दूंगा, वो भी बोर्ड में। मैं पहला लड़का था। तो मुझे बहुत मुझे हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता था। मेरा जितने भी पड़ोसी है सब मुझे ब्लेसिंग देते कि ये लड़का बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा, और मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट करके वो जरूर नौकरी मिलेगा। ये सब हम लोगों को बोलता था उस टाइम में। तो मैं 1998 में मैं जब 10th का एग्जाम था, बोर्ड का एग्जाम था, मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हुआ और एग्जाम कंप्लीट हो गया। अभी जब 98 में एग्जाम दिया, उसके बाद तो 2-3 महीने का वाचिंग मैंने हम लोगों का वेटिंग टाइम लगता है रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट के लिए मैं वेट करता था, लेकिन मेरा एक बात पहले से ही दिल से था कि जो भी मेरे से सीनियर है मैं उनसे सीखूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा मैं क्या करना चाहता हूँ। ये मेरा पहले से ही था। तो मेरे आस पड़ोस में जो भी मेरे से सीनियर दादा भैया लोग थे, मैं उनसे पूछा कि अभी तो मैट्रिक दे दिया हूँ, अभी मेरा क्या काम होगा। तो वो लोग एक ही बात मुझे बार बार बोलते थे, एक बात बोलते थे कि देखो गौतम जी, आप अगर फर्स्ट डिवीजन आओगे ना, तो मैं बोला हाँ फर्स्ट डिवीजन तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का मेरा उतना कॉन्फिडेंस था, मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा। तो वो जो भैया लोग थे वो बोला कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे तो आपको कोई और दिक्कत नहीं होगा। मतलब अगर फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे तो आप 100%, आपको 60% अगर आपको नंबर आ जाता है तो आप बेसिक ट्रेनिंग करोगे। और जब भी मैं छोटा था तब मैं क्लास में जब भी मुझे बताया जाता था, पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, मैं टीचर बनने का ख्वाहिश रखता था, बार बार बोलता मैं टीचर बनूंगा। तो जब मेरा एक ख्वाहिश जब वो भैया लोग के पास सुना कि अगर मैं मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन में पास करूंगा तो मेरा नौकरी हो जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा उस टाइम लगा। और मैं मैट्रिक देने के बाद
फिर मेरा रिजल्ट आया कि वो लोग बोले कि अगर बेसिक ट्रेनिंग अगर फर्स्ट डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन के अगर आ जाओगे तो आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा, और अगर बेसिक ट्रेनिंग आपका आ गया तो आप 100% प्राइमरी जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और मैं बहुत एक्साइटमेंट था कि किसी भी हाल में मुझे फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाऊंगा। अभी मुझे जो बेसिक ट्रेनिंग का जो कॉलेज है उसमें भी मुझे एडमिशन होना है। और ठीक उसी के बीच मेरे उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया, और रिजल्ट में सचमुच में फर्स्ट डिवीजन था। लेकिन वो रिजल्ट मेरे लिए सेटिस्फाइड नहीं था कि मैं सोचा था कि मैं स्टार मुझे आएगा, लेकिन 560 नंबर मुझे मिला और मैं फर्स्ट डिवीजन आया। तो जब रिजल्ट लेके घर में मुंह लौट करके मैं बैठा था, तो जब मेरे पास में वो भैया लोग आया, शायद वो लोग सोच रहा था कि मेरा रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन नहीं आया है। तो मैं जब मूड ऑफ करके बैठा था तो वो लोग बता, अरे भाई तेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोला कि फर्स्ट डिवीजन आप 60% अगर आ जाएगा तो 100% आपको बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा, और बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद प्राइमरी जॉब मिलेगा। तेरा तो 70% है, तू इतना क्यों मूड ऑफ किया हुआ है? तो मैं बोला कि मैं चाहता था कि 75% मैं चाहूंगा कि होगा। तो ऐसे ही मैं चला। तो फिर जब 70% में मैं अभी वो लोग बोले कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक ट्रेनिंग 100% आपको मिल जाएगा। तो मैं सोचा ठीक है चलो बेसिक ट्रेनिंग मिल जाएगा। मैं 3-4 कॉलेज में अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद क्योंकि मुझे पहले से ही कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि अगर आप 60% नंबर पाओगे तो आपको बेसिक ट्रेनिंग 100% मिल जाएगा, और मैं भी उतना ही एक्साइटमेंट था 100% मुझे मिल जाएगा। लेकिन दुख की बात एक है कि मैं जो प्राइमरी स्कूल के जॉब में बेसिक ट्रेनिंग के लिए चाहूंगा कि बेसिक ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन 3-4 कॉलेज, किसी भी कॉलेज में मेरा नाम नहीं आया, और मैं फ्रस्ट्रेशन में पड़ गया कि मेरा प्राइमरी जॉब नहीं होगा। छोटे छोटे पहले से ही हम लोगों का एक ड्रीम होता है कि छोटा बड़ा होकर मैं टीचर बनूंगा। तो फिर 2000 जब कोई बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज से जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, नंबर नहीं आया, तो मैं सोचा कि अभी बेसिक ट्रेनिंग छोड़ देता हूँ। फिर मैं जिन सर के पास ट्यूशन पढ़ता था उसके पास में गया, और मेरे आसपास में भी बहुत सारे मेरा सीनियर थे। उन लोगों को मैं पूछा क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में पूछने के लिए वैसे कोई नहीं था। मेरे पिताजी सिर्फ नाम लिख सकते थे, और मेरा माताजी या मेरा और कोई जो घर में था वो मुझे गाइड नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो लोग पढ़ाई नहीं किए, इसमें गर्व होता है मुझे, क्योंकि मैं ही मेरा खानदान का पहला लड़का जो मैट्रिक दिया। तो मुझे स्टार्टिंग किया सब लोगों के बात करके। वो लोग बोले कि आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, आप साइंस में भर्ती हो जाओ, साइंस लेके आप भर्ती हो जाओ। मैं भी बहुत एक्साइटमेंट हुआ, साइंस का हर बंदा बहुत अच्छा होता है, ऐसा ही मेरा फील हुआ। और लोगों ने बोला जो बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुआ, प्राइमरी में अगर नहीं होगा, तो अगर साइंस लेके आप एचएस भी पास करोगे हायर सेकेंडरी, तो आपको जॉब का, देखिए पहले से ही हम लोगों का माइंड सेट था कि जॉब ही करना है। क्योंकि हम लोग जिस सोशल एरिया में रहते थे, जिस प्रोजेक्ट में रहते थे, वहाँ 200 फैमिली रहता था, और उधर एक भी बंदा कोई नहीं था जो नौकरी नहीं करता था। सबका दिमाग में एक ही माइंड सेट था कि मुझे जॉब करना। मेरा भी माइंड सेट हो गया, चलो एचएस में मैंने दाखिला ले लिया, 11 में भर्ती हुआ। मेरे पिताजी बोला ठीक है, जब भर्ती हुए तो स्टार्ट करो पढ़ाई। लेकिन 5 भाई 2 बहन, साइंस पढ़ने का जो खर्चा आता है वो फैमिली के लिए बहुत ही भारी होता है। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहता हूँ मेरे सब भाई बहनों को। बोला नहीं, यही पहला खानदान का लड़का है, तो उनको पढ़ाई के लिए जो भी पैसा खर्चा होता है दीजिए। तो मेरे पिताजी सबका बात सुने, और मेरे पिताजी बोला कि ठीक है, तुम अगर यहाँ से पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर तुम्हें दिक्कत होता है तो आप जंगीपुर में जाके, जहाँ मैं स्कूल था, जिस स्कूल में पढ़ता था उसके स्कूल के आसपास में कोई रूम लेके आप पढ़ सकते हो। तो मैं देखा कि उस टाइम 3-4-5 ट्यूशन मुझे लेना पड़ता था, क्योंकि साइंस का, मैथ, फिजिक्स सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन लगता था। तो मैं पिताजी को बोला ठीक है, मैं एक रूम लेके रघुनाथगंज में या जंगीपुर में रह के मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो मेरे फैमिली पूरा मुझे सपोर्ट किया। और देखिए एक बात बोल रहा हूँ, मैं आज तक
पहले लॉकडाउन के चलते ही मैं पहली बार जो बोलता है कि खुद खुद क्या कुकिंग करके मैं चावल तैयार किया। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं जंगीपुर आ गया। जंगीपुर में क्लास 11 तक मैं अच्छा ही पढ़ा हुआ। 12 भी टेस्ट हो गया था। टेस्ट होने के बाद अचानक मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गया। वो 2099 में होगा, 2000 में 2000 साल में मेरा जब ग्रेजुएट मैंने हायर सेकेंडरी एग्जाम था, लेकिन पिताजी का बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मैं सोचा, और उस समय एक बात हुआ कि फैमिली में मेरा कोई नहीं था उस समय। मेरा पिताजी नहीं, सिर्फ पिताजी, मेरे बड़ा बहन, दीदी और मैं रहता था। कभी कभी आता था सैटरडे संडे को, फिर चला जाता था। क्योंकि उस समय मेरा मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन सब दिल्ली गया हुआ था। मेरा बड़े भाई नौकरी, मैंने एक कंपनी में जॉब करते थे, तो वहीं गए थे। तो पिताजी का बीमार हुआ और मैं टेस्ट के बाद घर आया। तो मैं पिताजी का देखभाल करने के लिए और तो कोई नहीं था। मैं सोचा मैं ही रहूं। और उस समय जब मेरे पास तो अभी पिता घर में रहेंगे तो सैलरी भी सर मेरे पिताजी का उतना उस टाइम नहीं था। बहुत सारा पैसा दवाई में जाता था। तो मैं सोचा कि चलो आप रघुनाथगंज नहीं जाएंगे और घर से ही पढ़ाई करेंगे। और घर से पढ़ाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत इनकम करना पड़ेगा। क्योंकि पिताजी के दवाई लेने के लिए या जो फैमिली मेंटेन के लिए जो खर्चा है, उतना सैलरी तब नहीं था। तो मैं क्या करूं, मैं बहुत अपसेट था। क्योंकि मेरा ड्रीम हो गया था कि मुझे साइंस लेके अच्छा पढ़ाई करके एक नौकरी करना है। लेकिन उस टाइम मेरा वो नहीं हुआ। क्योंकि मैं घर आया तो मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त को बोला, देखो यार, मैं तो साइंस लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी जो खर्चा है वो मेरे पिताजी या मेरे फैमिली को मेंटेन करने में मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं क्या करूं। तो आज भी वो दोस्त मेरा दोस्ती है। क्योंकि वो मुझे बोला, वो खुद भी वो एचएस ग्रेजुएशन ये नहीं किया, लेकिन वो मैट्रिक तक वो पढ़ाई किया था। वो बोला कि गौतम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ स्टूडेंट का व्यवस्था कर दे रहा हूँ, आप लोगों का इंतजाम कर रहा हूँ आप। और थैंक यू। मैं वो दोस्त आलोक नाम करके है वो। तो मेरा पहले उसका 3 भाई बहन और 3 भाई बहन और एक भाई और 2-3 ऐसे जो लोग अंडर नेसेसरी मतलब जो क्या बोलूं, पढ़ाई स्टार्ट करेगा, वो आज जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे ABCD मैं सिखाना शुरू किया। और वहाँ तब जो फीस देता था, तब उस टाइम में 15 रुपया 20 रुपया, उससे मैं मेरा फर्स्ट इनकम प्रोफेशनल लेवल जब मुझे इनकम करना है तो मैं उसी से स्टार्टिंग किया। फिर 2020 में आप लोग जानते ही होंगे, हर कोई जानता है, क्योंकि 2020 में सबसे बड़ा फ्लड आया था, बाढ़ आया था। तो जब फ्लड आया था, मैं ऑलरेडी घर में ही था। और मेरा पिताजी, मेरे दीदी और मैं, रात को ऑलरेडी बहुत पानी बढ़ गया। तो मैं पिताजी को रात से ही बोला, चलो घर से चले जाते हैं। लेकिन मेरा पिताजी तो बुजुर्ग थे, वो बोला कि 1978 का मैं बाढ़ देखा हूँ, उतना पानी हो नहीं सकता कभी भी, आप घर पे ही रहो। फिर मैं घर पे ही रहा। और रहने के बाद इतना पानी बढ़ गया कि मैं सुबह में पिताजी को ले जाने के लिए नाव भी नहीं मिला। तो हमारे घर में चौकी रहा करते थे, उसको चौकी को उल्टा के मैं, दीदी और मेरे पड़ोसी बहुत सपोर्टेड थे, मेरे दुआ आया। फिर मैं उसी चौकी के उल्टा के उसके ऊपर लेके, मेरा जो मैंने बोला है कि बैरेज है, बैरेज का जो नाव का हम लोगों का गंगा के पास जो बैरेज है, बांध है, उधर हम लोग वो ले गए। फिर उनको उधर रखा और सोचा कि पिताजी को रख के आऊँगा, फिर जो भी मेरा किताब है, नोट्स है, वो सब मैं उठा के बाद में ले जाऊँगा। लेकिन जब मैं बाढ़ के लिए उधर गया, उसके बाद पानी इतना बढ़ गया कि मैं और आना नहीं सका। और मेरा जितना भी बुक्स थे या नोट्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो गया। कोई तो मैंने लगभग 8-10 फुट पानी था, तो घर में टोटल पानी भरा हुआ था, तो सब खत्म हो गया। फिर जब 2-3-4 दिन 7 दिन के बाद वो बाढ़ रुका, फिर रुकने के बाद मैं घर आया तो यही हाल था। और उस वक्त मेरा आंख में आंसू था, क्योंकि जो पढ़ाई का मेरा रिजल्ट होना था एचएस में, अभी जिस पढ़ाई के बाद मैं एचएस का एग्जाम दूंगा, उस समय मेरा कोई नोट नहीं था।
तो मैं डिसीजन नहीं ले सका। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा डिसीजन देने के लिए वैसा मेरे पास कोई नहीं था। तो क्या करूँ, फिर मैं डिसीजन लिया कि एग्जाम नहीं देंगे एचएस। फिर खुद ही मैं बोला और 2-3 दोस्त को बोला, वो बोला दे दो यार, क्योंकि उसका फीलिंग्स तो ऐसा नहीं था कि गौतम पढ़ाई में अच्छा हो वो शायद कर लेगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस टोटली जीरो हुआ था कि मैं केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नोट्स थे वो पानी में चला गया। फिर मैं एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश और बंगाली 2 एग्ज़ाम दिया, और 2000 साल का जो एचएस का एग्ज़ाम था मैं वो नहीं दे पाया। और उसके बाद 2001 में मैं एचएस कंप्लीट किया, और एचएस कंप्लीट करने के बाद मैं फिर जंगीपुर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर में, और बायो साइंस लेके मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। धीरे धीरे 2001 में पढ़ाई करने के बाद अभी लाइव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मुझे एक ही बात, सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाना है और खुद को पढ़ना है, ऐसे में चलता था। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर क्लास तक मेरा एक ही ड्रीम था। 2004 तक मैं एक ही ड्रीम था कि मुझे किसी भी हाल में ट्यूशन पढ़ाना है और खुद को पढ़ाना है, मेरे फैमिली को भी सपोर्ट करना है। मैं ऐसे ही मेरा लाइफ गया। लेकिन 2005 तक आते आते मेरे पास लगभग 150-200 स्टूडेंट थे, जहाँ क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक स्टूडेंट था। तो मैं इतना ट्यूशन में बिजी हो गया कि मैं मेरा पढ़ाई का खुद ही का टाइम नहीं दे पा रहा था। और मैं 2005 में ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं 2005 में ट्यूशन भी कराता था, एकदम फुल टाइम मैं ट्यूशन कराता था। जो लोग भी मुझे आज सुन रहे हैं उसको भी मालूम होगा कि ट्यूशन में महीने साल का 2-3 महीने पैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑकेशन रहता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, होली, ईद, फिर एग्जाम के बाद विंटर का गर्मी का छुट्टी रहता था, तो बहुत सारे टाइम पैसा नहीं आता था। तब मैं 2005 के पहले मार्च अप्रैल महीने तक मैं कोशिश किया क्या करना पड़ेगा। तो मैं सोचा ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ और क्या करूं जैसे मुझे इनकम आए। तो मैं खुद प्लानिंग किया, और मैं देखा कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते थे उन लोगों का तो पेन और पेपर लगता था। तो मैं सोचा पेन पेपर के भी बिजनेस करूं, और थोड़ा बहुत मैं बिजनेस स्टार्ट किया। लगभग 4-5 हजार रुपए लेके मैं बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा ऑल स्टूडेंट आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो एक ही बात बोलते थे, गौतम दा आप अगर दोगे तो मैं किसी और कहीं जगह में नहीं खरीदूंगा। तो मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि जितना भी स्टूडेंट थे ज्यादा से ज्यादा कॉपी, पेन, पेपर सब मेरे पास से ही लेते थे, और मेरा वो भी धीरे धीरे बिजनेस भी होता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं स्टूडेंट के साथ एकदम मिला जुला हो गया था, सब मेरे भाई बहन के तरह था, सबके साथ मिल गया। और 2005 में फिर लाइफ में मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि मैं बोल रहा था कि मेरा जो लक्ष्य था कि प्राइमरी टीचर बनने का, तो 2005 में मेरा फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। और उस टाइम में स्टेटमेंट निकला था कि हर स्कूल में एक पैरा टीचर ले रहा है। तो पैरा टीचर मतलब टीचर के अंडर में रहना। तो मैं सोचा चलो पैरा टीचर करना, अगर मिलेगा तो करेंगे। लेकिन जब मैं सैलरी देखा तो देखा 1000 रुपये का सैलरी। मैं बोला वो जॉब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तब मैं 8-10 हजार रुपये ट्यूशन से और मेरा बुक्स पेपर से आ रहा था। तो मैं इसीलिए सोचा कि वो जॉब मैं नहीं करूंगा, और मैं बोल दिया, मेरे भैया बोले, मेरे फैमिली के सब बोले कि ठीक है अप्लाई कर, तो मैं बोला नहीं करूंगा। तो लेकिन देखिए, आप जब चाहोगी कि नहीं मैं नहीं करूंगा, लेकिन खुद भी कोई ना कोई आके आपको करवा ही लेगा। तो मेरा घर वालों को मैं मना लिया, मेरा पड़ोसी को मना लिया। एक लड़का था, वो मेरे साथ मैं कभी कभी रहता था भी था, वो मेरा छोटा है, और वो बोला कि मेरे पास, मुझे गौतम दा एक काम करो, मैं तो उसी स्कूल से जा रहा हूँ फॉर्म लेने के लिए, तो मैं तुम्हारे लिए भी फॉर्म आऊंगा। तो मैं उसको साफ बोला, मैं ऐसे ही बोला कि मुझे नहीं करना है ये जॉब, क्योंकि 1000 रुपए का जॉब मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं ड्रीम मेरा बिग था, बड़ा था। तो मैं बोला 1000 का जॉब नहीं करना है। लेकिन वो नहीं माना, बोला कि ठीक है तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं फॉर्म लाने के जा रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और आप सिग्नेचर कर देना। तो मैं उनको बोला कि ठीक है आप ले आओ। ले आया फॉर्म, 5 रुपये का शायद फॉर्म था। फिर मैं उसको 10 रुपया दिया फॉर्म, वही वो था। और मेरा एक कॉम्पिटिटर था जो वो भी फॉर्म देने के बाद था, उसका भैया,
तो उसका भाई भी आया, वो खुद ही फॉर्म फिलअप किया, मैं कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिग्नेचर कर दिया, क्योंकि अनचाही मन में मैं चाहता कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, ये नौकरी मैं नहीं करूंगा। प्राइमरी जॉब होता तो ठीक रहता, पैरा टीचर वो भी 1,000 का, और तब मैं मेरा थोड़ा बात बन गया था कि 8-10 हजार रुपया तब तो बहुत अच्छा है। तो मैं सोचा कि ठीक है, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं नहीं किया। फिर वो जॉब अप्लाई कर दिया और मैं रुका था। फिर 2005 में नवंबर दिसंबर में मेरे चेन लाइफ में एक फिर टर्निंग पॉइंट आ गया कि मैं सोचा कि ये नौकरी नहीं होगा, बात दीजिए, क्योंकि जो जो ये एप्लीकेशन को तभी ग्रांट करेगा जो आप नंबरिंग अकॉर्डिंग टू नंबर होता था सिलेक्शन। तो मैं जानता था कि मेरे एक बगल में रहता था विद्युत दास करके, उसका नंबर था 625 शायद, और दूसरे बगल में रहते थे सुशन दास करके, जिसका नंबर था 581 अर्थात 581। तो मुझको 100% मालूम था कि मेरा नंबर है 560, और ये दोनों जरूर उस लोगों को नौकरी होगा, मैं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन अचानक मेरे पास नवंबर महीने में वो जिस स्कूल में सिलेक्शन होगा उस स्कूल का हेड टीचर आता है और मुझे बोलता है कि आपका जॉब जो है वो आपका सिलेक्शन हो गया। मतलब कैसे हुआ? तो बोला कि इससे पहले जो भी लोगों का होना था, मतलब 2 लोग थे, एक सुसेन दास और एक विद्युत दास, वो दोनों लोग उस टाइम में बेसिक करता था, तो बेसिक ट्रेनिंग करता था, इसीलिए वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं था। और मेरा लक देखिए कि मैं 3rd नंबर के होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तब मैं ऊपर वाले का धन्यवाद दे रहा था कि देखिए, मैं अगर बेसिक ट्रेनिंग में होता उस समय, तो ये जॉब में मैं नहीं होता। अगर बेसिक ट्रेनिंग में मैं होता तो मेरा भी जॉब नहीं होता, तीसरे कोई चौथे कोई और नंबर होता। लेकिन ऊपर वाले का क्या कृपा है, मुझे बेसिक ट्रेनिंग नहीं दिया, मुझे डायरेक्ट नौकरी ही दे दिया कि चलो प्राइमरी जॉब तुम्हारा ड्रीम है तो मिल जाएगा। और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। 2005 से मैं नौकरी किया, और करते करते 2007 साल आते आते मेरा बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर भी एक तैयार किया। हम लोग 3-4 आदमी मिलके से वहाँ 200, 300, 400 स्टूडेंट थे, और बहुत सारा कमाई भी होता था। मैं सेटिस्फाइड था कि बहुत इनकम हो रहा है। लेकिन जब भी मैं कभी कभी इनकम जब नहीं होता था तो दिल में एक ही बात छूटता था कि अगर कल मैं नहीं पढ़ा पाऊँ, तो अगर मैं कोचिंग सेंटर नहीं, ये मेरा भीतर से अंदर से पहले से ही था कि कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ। क्योंकि 2001 में मेरे पिताजी चला गया, तो आज तो मेरा मम्मी पेंशन मिल रहा है, लेकिन मैं ट्यूशन ही पढ़ाऊंगा या नौकरी करूंगा तो कल मेरा हो जाएगा तो क्या करूंगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। तो ढूंढते ढूंढते 2007 के बाद 2007 तक मैं ट्यूशन ही किया। उस समय मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लड़का लड़की सब पढ़ते थे, टॉप क्लास ब्रिलियंट, जिसमें एक लड़के का नाम मुझे बहुत याद है, उसका हासिम रेजा शेख जो आर्मन है, वो MBBS डॉक्टर ये भी किया है, और जब भी बात होता है तो बहुत मुझे रेस्पेक्ट करता है। मैं भी तब उतना क्वालिटी मेरा नहीं था कि उन स्टैंडर्ड को स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊं। लेकिन जब उसी क्लास का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट बॉय जो था वो अरमान था, हासिम रेजा, सेकेंड था सोमनाथ दास करके, और थर्ड एक गर्ल था जिसका नाम था शर्मिष्ठा घोष। तो आज एक डॉक्टर है, एक नर्स है। लेकिन बहुत दुखद बात है कि जो और भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो सोमनाथ दास, वो इस दुनिया में कई घटना के लिए वो नहीं है। तो मैं खुद को इतना डेवलप किया कि उस तरीके के स्टूडेंट को मैं पढ़ा पाऊँ, और मैं पढ़ाने की कोशिश भी किया। और 2007 में कोचिंग सेंटर के बाद धीरे धीरे मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ। अभी इनकम और भी ज्यादा आ रहा था। फिर मैं 2008 में घर में ट्यूशन ही पढ़ रहा था शाम को, और मेरे ही पड़ोसी में एक लड़का रहता था। वो आके बोला कि गौतम दा, आपसे मैं रात 8 बजे के बाद मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊं। तो वो आके मुझे बोला कि मैं आपके साथ रात 8 बजे के बाद आता हूँ, और वो मुझे टाइम मांगा तो मैं बोला ठीक है आ जाओ, क्योंकि उसका भांजी भी मेरे पास ही पढ़ता था। मैं आ जाओ, उसका नाम आलम से। तो रात को ठीक 8 बजे मैं ट्यूशन छुट्टी देने के बाद वो मेरे पास आया, और वो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम था। मैं ऐसे उनसे वैसा तो कुछ बात नहीं, लेकिन वो जब वो मुझे कॉपी में दिखा रहा था
ये आने वाले दिन में डायरेक्ट सेलिंग ये होगा, उसका एक बहुत कॉन्फिडेंस था उसके अंदर। वो दिखा रहा था ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे होता है, उसके बाद CNF, होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद कस्टमर, ये करके मुझे वो दिखा रहा था और मैं ध्यान से दिख रहा था क्योंकि मेरा नॉलेज था कि मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। तो वो मुझे बोला अगर आप सच में सक्सेस होना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो मुझे बोला मेरे लिए, तो मैं सोचा कि चलो मैं मेरे लिए ये सोच रहा है तो मैं थोड़ा बहुत अच्छी तरह के समझूं। फिर मैं कुछ नहीं देख के मैं बोला क्या करना पड़ेगा। तब मेरे पास ट्यूशन ही पढ़ाता था तो मेरे पास 1000-2000 रुपये 3000 रुपये रहता था। वो बोला कि कुछ नहीं करना पड़ेगा दादा, आप 1500 रुपये दो और 1500 रुपये में आपको कपड़े का पीस मिल जाएगा, आप बना लेना और वो प्रोडक्ट आप यूज करो, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो लोगों को बताना। मैं बोले इतना सिंपल काज है तो काम है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना सिंपल करके बताया। थैंक यू को पहला मेरा लाइफ चेंजिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना था वो आलम शेख ने मुझे दिया घर में। फिर मैं काम किया और नेटवर्क मार्केटिंग में आके मैं स्टार्ट किया, प्रोडक्ट लेने स्टार्ट किया, फिर लोगों को बोलने भी स्टार्ट किया। लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देते थे, कोई कोई बोलते थे ये सब नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं करता रहा, थोड़ा बहुत बोलता रहा। तब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन 2009 होगा, 8-9 होगा शायद, रविंद्र भवन में मैं जहाँ भी रहता हूँ वही रविंद्र भवन में एक सीनियर लीडर आए थे और आलम मुझे बोला कि दादा एक काम करो, आप एक बार आ जाओ। रविंद्र भवन में एक बहुत अच्छा डायनामिक लीडर आ रहा है और वो भी जॉब करते हैं और वो बहुत अच्छा, आप अगर देखोगे तो आपको उनके साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं उतना समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं बोले चलो बहुत ठीक है। मैं ट्यूशन मैनेज करके सब कुछ करके मैं संडे का दिन था, मैं रविंद्र भवन में आ गया और आके एक ही एकदम पीछे के साड़ी में बैठा हुआ था मैं, और देखा कि एक लीडर स्टेज में आया और वो स्टेज में बोल रहा है कि डायरेक्ट बोल रहा है मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे मेरा लाइफ में चेंज लाया। देखिए वो डायरेक्ट, मैं तो मेरा माइंड सेट था कि नौकरी करूंगा नौकरी करूंगा, आज भी बहुत सारे लोग बोलता है कि नौकरी करूंगा। तो वो लोग बंदा जो था वो मेरा बंगाल का ही था, मालदा का था। वो आया स्टेज में और बोला कि मेरा नाम ए है और मैं पिछले 10 साल से रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ, मेरा सैलरी है 10,000 या 11,000 रुपए, लेकिन मैं 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ फलानी कंपनी में, जिस कंपनी में मैं पहला, मेरा लाइफ चेंजिंग कंपनी वही था। तो पहला गया तो वो बोला कि मेरा लास्ट महीने का जो चेक है वो 60,000 का। और मेरा दिमाग हिल गया कि मैं जो नौकरी करने के लिए मैं सोच रहा था 10,000 का, ऑलरेडी वो 10,000 का नौकरी करता है और उसके बाद उसके पास 60,000 70,000 का चेक आता है। तो मतलब बात तो कुछ है, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है। और मैं दिल और जान से खुद लगा और लगभग 1-1.5 साल तक मैं 2008-9 पूरा बहुत कोशिश किया, बहुत बड़ा तो नहीं करूंगा, थोड़ा एक टीम बनाया। फिर टीम होने के बाद मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव आया कि मुझे करना है, लेकिन उसी टाइम मेरा फिर एक नेगेटिव रिजल्ट आ गया, क्योंकि मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग में था, जहां नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड हुआ था, उसी रघुनाथगंज में जो स्टोर किया था जहां प्रोडक्ट मिलता था, वो स्टोर भी बंद हो गया। वो लीडर जो थे वो भी काम छोड़ दिया। फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ चला गया। फिर मेरा डिसीजन हुआ कि अभी फिर मुझे नौकरी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उस मीटिंग के बाद मुझे 100% सेटिस्फाइड था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं नौकरी के तलाश में आ गया। उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग का दीवाना हो गया, बहुत सारे किताबें पढ़ने लगा, क्योंकि मीटिंग में जब जाते थे एडुकेशन मिलता था तो मैं नेटवर्क के बारे में जानना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन देखिए फिर मेरा दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, फिर 2010 में मेरा पड़ोसी में 2 दादा था, वो आया और वो बोला कि तुम तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे जाने वाले थे, बहुत अच्छा काम भी करते थे, तो मेरे पास भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है, मुझे बहुत बड़ा आगे जाना है। मैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, मुझे करने का इंटरेस्ट नहीं था। मैं सचमुच बोल रहा हूँ, जब भी मुझे बड़ा होने का कोई मौका मिलता था तो मैं सोचता मुझे करना है। तो मैं क्या करना पड़ेगा बोलिए,
तो बोला, जब भी वो बोला कि इसमें प्रोडक्ट के बात नहीं है, आपको सिर्फ मार्केट से 200 रुपये 300 रुपये का पॉलिसी करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग तो दिमाग में था, लेकिन ये नहीं था कि ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है। नहीं, मैं 2010 में एक दलदल में पाव दे दिया और 2010 में मैं मनी मार्केटिंग, मनी सर्कुलेशन कंपनी में युक्त हो गया। और मैं पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े एक्सपीरियंस था, तो मैं सोचा कि इसमें लीडरशिप होगा, ऐसे करके टीम तैयार करेंगे। और लगभग 2010 से लेकर 2012 तक मैं बहुत बड़ा एक टीम तैयार किया, बहुत सारे लोगों को डिपॉजिट भी किया, सक्सेस भी थोड़ा बहुत आने लगा। और 2012 में गवर्नमेंट का कोई रूल्स था जिसके चलते वो सारे कंपनी बंद होने की कगार में आ गया। और मैं जैसे था उससे बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि मेरा ट्यूशन पढ़ाने के समय से मेरा बहुत सारे मान सम्मान आता था। मैं हर सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहता था, किसी भी प्रोग्राम होता था, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, टीचर्स डे में कोई सोशल प्रोग्राम करना है तो मैं एक्टिवली सब जगह था। बहुत मान सम्मान मुझे मिलता था कि गौतम जी आ रहे, बहुत सम्मान मिलता था। जब मैं फेलियर हुआ 2012 में, तब मुझे पता चला कि मैं क्या था और क्या बन गया। और मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं था, क्योंकि जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था उसी स्टूडेंट का गार्जियन का मैं पैसा रखा। और 2012 से कंटिन्यू ऐसा चल रहा था, 2012 जून जुलाई तक। और मैं सोचा कि मेरा मान सम्मान तो चला गया, अभी मुझे कुछ करके ये करना है, क्योंकि मैं लोगों को ये पैसा मैं दे सकूं। इसका प्लानिंग मैं कर रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा तब जॉब में जब था, मैं पैरा टीचर में, तब मेरा सैलरी था 4000 रुपये और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब 4000 ही थे, 2012 में 4000 था, 1000 था, 1000 से बढ़ के 2012 में 4000 हो गया। और उसके पहले 2010 में मैं शादी भी कर चुका था, सॉरी 2009 में, तो फरवरी में शादी हो चुका था, तो उस पैसे से कुछ नहीं होता था। लेकिन 2000 वो जो 12 साल गया, 12 मेरे लाइफ का सबसे खराब टाइम गया है। और मैं सोता था रात 10 बजे 11 बजे, सब जानते थे मैं सो जाता था, कभी 2 बजे 3 बजे सोता था। और सुबह मेरे आँख खुलने से पहले मेरे घर में कोई ना कोई मेरे ग्रिल में धक्का देता, भाई मेरा पैसा कब दोगे। तो ऐसा नेगेटिव सिचुएशन में मेरे लाइफ में आया, मैं एकदम नीचे चला गया था। मैं फ्रस्ट्रेशन में था, मेरे बीवी भी बार बार बोलते थे कि क्या ऐसे काम कर लिया कि हर लोग पैसे पैसे के बारे में आता थे। और 2012 में मेरे पास, मैं जब 2010 के बाद में मोबाइल के साथ साथ मैं बुक्स खाता के साथ साथ मैं और भी मोबाइल रिचार्ज का भी दुकान कर रहा था। तो 2012 का एंड में मेरे पास एक बंदा आया, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आता है मैं बोला, पहले एक आया, फिर दूसरा आया मनी ओरिएंटेशन लेके, तीसरा जब आता है तो मैं रिचार्ज करता था दुकान में, पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाता था, उसके साथ साथ मैं दुकान भी मेंटेन करता था, तो रिचार्ज करता था। तो वो एक बंदा आया मेरे पास और बोला कि गौतम जी, परिचय हुआ मेरे साथ। मैं बोला कि मैं मोबाइल रिचार्ज कैसे दुकान करता हूँ। बोला कि आप 5-7 कंपनी का मोबाइल रिचार्ज आप कर रहे हो, तो 5-7 मोबाइल लगता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है। मैं आपको एक रिचार्ज सिस्टम देता हूँ जहाँ आप सिर्फ एक ही मोबाइल से सब मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। और मेरा दिमाग हिल गया कि ऐसा होने से तो बहुत अच्छा होगा, मेरा डिस्टर्ब भी होता था ऐसे। तो मैं सोचा मैं क्या करना पड़ेगा, बोले 1500 रुपये लगेगा। और देखिए मरता क्या नहीं करता, तो मैं भी चला, 5-7 मोबाइल की जगह एक मोबाइल में हो गए, अच्छा होगा। मैं वो बोला एक सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए 1500 रुपये दे दिया। और मैं फिर एक नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। मुझे पहले मालूम नहीं था और लोगों को मालूम था, क्योंकि जो आप नेटवर्क मार्केटिंग जब करोगे छोड़ोगे ना, तो जो बाहर का लीडर है आपका अंदर, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिवली करते हैं, एक बात मान लीजिए कि वो जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं। वो आप लोगों का फैमिली नहीं समझेगा, वो आप लोगों के आसपास तो बोलेगा साला कुत्ते का दुम में, समझेगा नहीं, वो कभी भी सीधा नहीं होगा। लेकिन जो भी मार्केटिंग लीडर का पक्का लीडर है वो आपको खुद ही पकड़ लेगा। तो वो बोला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला, लेकिन उतना मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय 2012 में 2013 में मैं घर में बैठा था, वो मुझे बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं उतना दिमाग नहीं दिया। लेकिन 2013 में मैं बहुत अपसेट था और सुबह उठ के मैं बिस्तर में सोया लेटा हुआ था और टीवी में मैं देख रहा था। तो मैं बहुत अपसेट था उस समय कि मैं अभी क्या करूं। 2013 तो मेरा लाइफ खत्म ही हो गया
अब मैं सुसाइड कर लूँ, या ऐसे पैसे, ऐसे इतना पैसा मांग रहा है तो मैं क्या दूँ। मेरे पिताजी का जमीन भी नहीं है कि बेच कर दूँ, कुछ भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मैं टीवी देखते देखते मैं सोच रहा था क्या करूँ। उसी समय अमिताभ बच्चन जी टीवी से एक बोल उठे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या गलती रह गई देखो और सुधार करो, बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं थी। बस मेरे दिमाग में एक ऐसा मोटिवेशन आया उस पंक्ति से, मैं बोला नहीं, मुझे कुछ करना है। मुझे ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान, तो मुझे रिचार्ज सिस्टम आया था, मैं काम नहीं किया कर रहा था, लेकिन मैं उनको खुद फोन किया कि अच्छा, इसमें अगर मैं असफल तो हो ही गया हूँ, अगर मुझे बहुत बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग आप बाद में करोगे, आपको एक काम करना है, आपको कोलकाता में एक सेमिनार है, वर्कशॉप है, जिसका नाम है माइंड पावर वर्कशॉप। और मैं दिमाग खराब हुआ तो मैं चाहता भी था कि माइंड पावर वर्कशॉप मेरा जरूरी है। वो बोला कि कोलकाता में 7,500 देके 2 दिन का एक वर्कशॉप है, आप उसमें पहले माइंड सेटअप कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए, आप फर्स्ट स्टेशन में हो। मैं बोला बहुत अच्छा, मैं यही चाहता। 7,000 रुपये इधर उधर से मैं कलेक्शन करके, उधारी करके मैं 7,500 का ट्रेनिंग में गया। और उसके बाद मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ किसी उस फील्ड में जो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे, डॉक्टर स्नेह देसाई का माइंड पावर वर्कशॉप पार्क होटल में। मेरा माइंड पूरा एकदम चेंज हो गया कि मैं जितना भी फेलियर था, मुझे मालूम हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना है। वो वर्कशॉप मुझे लाइफ चेंजिंग लगा। और मैं उसके बाद घर आया 2013 में। मैं बहुत सारे थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में काम भी किया, सक्सेस भी थोड़ा बहुत आया। लेकिन जिसके पास जाते थे ना, एक ही बात क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग तो करूंगा, कितना पैसा लगेगा, 1500। मैं दो कंपनी में ज्वाइन किया तो हर जगह 1500 था, तो मैं 1500 में टीम को डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो मैं थोड़ा दिन घर में रेस्ट था और सक्सेस मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उसी टाइम मैं लोगों को बोलता था कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो रोज इनकम करूँ, उसके साथ कुछ लोगों को इनकम दे सकूँ, मैं लोगों के पास में खड़ा हो सकूँ। तो ऐसे मैं जब बोलता था कि लोगों के पास में खड़ा होना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम एक काम करो, इसके साथ साथ आप पॉलिटिशियन में आ जाओ, इसमें तो लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और क्या बताऊं, 2013 में जब मैं फर्स्ट स्टेशन में टोटल था, तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। पंचायत का इलेक्शन था और मुझे बोला गया कि आप पंचायत इलेक्शन में, आप पंचायत समिति में आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आपका नाम दाखिल कर देता हूँ। तो मैं सोचा चलो, अभी बिजनेस, स्कूल तो चल रहा है, ट्यूशनी भी चल रहा है, साथ साथ अगर लोगों के लिए कुछ करना मैं चाहूंगा, करने की कोशिश करूंगा, तो पॉलिटिशियन ठीक रहेगा, मैं करूंगा, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करूंगा। और मैं सोचा कि इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा तो मार्केट बहुत अच्छा है, मैं जिस किसी के पास जाऊंगा वो लोग तो मुझे 100% जीता ही देगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था मेरे पास। और मैं इलेक्शन में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। और स्कूल से मेरा एक चिट्ठी लेटर आया कि आप खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि आप स्कूल जॉब करते हो, पैरा टीचर का जॉब करने के लिए आप उसमें नहीं दाखिला दे सकते हो आप। तो सब लोग बोले क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं, कुछ बात नहीं है, आप नहीं होगे तो आपका वाइफ है। और मेरे वाइफ किसी भी हाल में वो पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता था, मेरे ही जोर से वो पॉलिटिक्स में उतरा और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया। और क्या बताऊं, 2013 में मेरा ऑलरेडी 2012 से जितना भी गोल्ड था, मेरा शादी का अंगूठी था, माला था, मेरा बीवी का सब कुछ मैं लोगों को दे चुका था। मुथूट फाइनेंस में सोने के गिरवी रख के, बेच के मैं थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रहा था मैं। और 2013 में जब इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो फिर मेरा रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आना था, लेकिन बहुत नेगेटिव आया, मैं उस इलेक्शन में भी हार गया। तो लोग बोलने लगा कि ये साला फेलियर का ये आधार है, फेलियर इसके नहीं छोड़ेगा। और जब भी मैं किसी भी लोग के पास जाता था तो ऐसे बोलता था कि ये साला फेल करेगा, कुछ नहीं होगा इसके साथ। लेकिन मैं 2-3 आदमी के पास गया, वो क्या देखा, मैं एक आदमी था सुबीर माझी करके, वो बोला कि दुनिया में कोई सक्सेस हो और ना हो गौतम दा, आप 100% नेटवर्क में सक्सेस हो, क्योंकि आपका हर गुण है। देखिए आज भी वो सिस्टम में नहीं है, मैं उनको पहचानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, लेकिन उसका पता नहीं
फिर अतनु घोषाल जो मेरे टीम में है वो बोला कि कोई सक्सेस हो ना हो आप सक्सेस हो गए, ये मुझे कॉन्फिडेंस देता था। मेरा फैमिली, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त लोग बोलता तो तू साला फेलियर है, मेरा फेलियर का तकमा लग गया था। लेकिन जो मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं जानता था वो बोलता था कि तुम सक्सेस हो गए। फिर मैं एक LIC एजेंट के पास गया और वो बोला, गोपाल दास करके स्टेशन का, वो बोला कि गौतम दा आप जो भी करोगे, गौतम भाई तुम जो भी करोगे सक्सेस होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है। तो इस पॉजिटिव को लेके मैं नेगेटिव को नहीं लिया, तो नेगेटिव को नहीं लिया, इसीलिए मैं पॉजिटिव की बात करके मैं काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। काम करते करते मैं 2015 में फिर बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में मैं नौकरी किया और वहाँ मैं 14,500 का सैलरी से स्टार्ट किया। 6 महीने के बाद मेरा सैलरी जो हुआ वो लगभग 40,000 हो गया। ऐसे मेरा चल रहा था और मैं सोच रहा था मैं लाइफ सेटल हूँ, 40,000 का सैलरी है, अभी बहुत सारे प्रमोशन होगा, बहुत सारा होगा। लेकिन जब आप प्राइवेट जॉब में रहते हो तो आपको मालूम होता है कि जॉब के साथ साथ आपको गालियाँ भी फ्री में मिलती है। मुझे भी मिलता था, जब मैं काम का टारगेट फुलफिल करता था पैसा मिलता था, जब टारगेट नहीं होता था गाली मिलता था। और मुझे दिमाग में एक बार सेट हो गया था कि मुझे दूसरा कुछ करना है और उसी के मैं खोज रहा था। और 2016 के टाइम था, मैं आया था रघुनाथगंज किसी दूसरे काम के लिए और थैंक्स उस परमपिता परमात्मा को जिन्होंने मेरे कॉलीग ही था, वो प्राइमरी कॉलीग नहीं बोलूँगा, मेरा क्लासमेट था। वो मुझे मेरे गुरुदेव का मेरा जो देवदूत था उनसे मिलाया, मधुबन लॉज करके है, उस लॉज में मेरे साथ बात हुआ। तो मैं नमन करता हूँ मेरे वो ग्रेट अपलाइन आप लोगों को बीच में बोलूँगा कि उन लोगों के लिए थोड़ा ताली बजाइए, क्योंकि वो अगर नहीं होता तो मैं आज उनके पास नहीं होता। तो रमन कुमार विजय जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग सर का प्लान देखा, डेमो देखा और मैं ऑलरेडी कॉन्विंस था। प्लान में एक बात देख के मेरा कॉन्विंस हुआ कि ये बिजनेस कभी भी जीरो नहीं होगा, एक्यूमुलेशन सिस्टम है। और दूसरा देखा प्रोडक्ट का डेमो मैं देखा और डेमो देखने के बाद मैं ऑलरेडी कन्विंस हो गया था। और थर्ड जो मैं सर को पूछा कि सर इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, 25 रुपये के कैटलॉग लेना पड़ता है। मेरा दिमाग में उसी दिन से पॉजिटिविटी आ गया कि अगर काम करके सक्सेस होना है तो मुझे IMC में सक्सेस मिलेगा। क्या 25 रुपये का ज्वाइनिंग में आज तक दुनिया में कोई ऐसा कंपनी नहीं था जहां आप सक्सेस हो सके। और मैं सर मुझे सब कुछ दिखाया। उसके बाद मैं प्लान बुक लेके घर गया। घर के बाद रमन साहब तो चले गए, मैं रात को पूरा रात नहीं सोया और तुलसी और 2-3 प्रोडक्ट लेके घर में गया। प्रोडक्ट लेने के बाद मैं वाइफ को बोला आपका तो डस्ट एलर्जी है। एक आयुर्वेद डॉक्टर आए हुए थे पटना से, तो मुझे ये तुलसी दिया, बोला कि इसमें बहुत काम आता है। तो मेरे वाइफ बोला कि ये मैं बिलीव नहीं करता, मैं मॉन्टे कैल्सियम टेलीकास्ट खाऊंगा, उसको फेंक दिया, नहीं लिया। लेकिन 2-3 दिन बाद एक बार वो टेलीकास्ट एलसी टैबलेट नहीं था, तो वो बोला कि उसका वो प्रॉब्लम चालू हो गया। तो मैं बोला तुलसी गर्म पानी में पियो। 2-3 बार पीने के बाद वो देखा कि मुझे और टेलीकास्ट एल लेना नहीं पड़ रहा है। वो बहुत अच्छी तरीका से वो काम कर गया और उसका डस्ट एलर्जी खत्म हो गया। फिर मेरा फैमिली पॉजिटिव हुआ और मुझे धीरे धीरे काम करने का मेरा मोटिवेशन तो चेंज ही हो गया, मुझे यहाँ से कुछ करना है। फिर मैं क्या करूँ, तो में सर इधर तो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, हर कोई का प्रॉब्लम था, प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो मैं अपलाइन को बोला, तो उस टाइम में मेरा जो अपलाइन था लाइन ऑफ स्पॉन्सर एक मात्र रमन सर को छोड़ के बाकी तीनों दूसरे कंपनी में ऑलरेडी चला गया। तो मैं बोला कि प्रोडक्ट नहीं मिले काम कैसे करेंगे? सर बोला कि अपलाइन को बोलो। अपलाइन बोल तो काम कर छोड़ के चला गया। मेरे साथ चैलेंज आया, प्रोडक्ट नहीं था, इधर कहीं भी दुकान नहीं था। एक दुकान था बहरमपुर में, लेकिन उसको अगर पहले पैसा भेजना होता था, उसके बाद प्रोडक्ट मिलता था। हमारे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी में डोमकॉल करके एक जगह था जहाँ टीडी था। मैं ये प्रोडक्ट 1000 के लेने के साथ मैं 8000 बीबी में ब्रेसलेट देता उस टाइम। मैं वो प्रोडक्ट लिया तो 8000 बीबी करके आज भी लोगों को मैं बोलता हूँ कि बिजनेस अगर करना है तो आप 20,000 से स्टार्टिंग करो, पैसा जहाँ लगेगा बिजनेस करने में ध्यान लगेगा। और मैं 20,000 का प्रोडक्ट एक साथ लेके ज्वाइनिंग किया। पहला स्पॉन्सरिंग जो किया मैंने बप्पी जी को, जो मेरा बिल्ला का वो भी एडवाइजर था, और उसके साथ साथ मेरा दूसरा लेग में था दीपक जी, जो मेरा पहले नेटवर्क मार्केटिंग में वो भी थे। मैंने वो मेरा सीनियर अपलाइन थे। दोनों के साथ मैं टीम स्टार्ट किया और
पहले महीने में जरा मेरा जो इनकम आया 1605 रुपये, उसके बाद 344 रुपये, उसके बाद 753 रुपये 753 का। और चौथे महीने में दोनों टीम काम करके मैं उनके साथ सिर्फ डेली मैंने तुलसी का डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था। 90% जगह में मुझे फेलियर ही मिला। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग चीट फंड है, सब कुछ मेरे को सुनने को मिला जैसे आप लोगों का आज मिलता है, ऐसे चल रहा था। लेकिन ऊपर वाला के मंजूर था कि ये कुछ करना है, तो मुझे चौथे महीने में सिल्वर अचीव हुआ और मेरा पे आउट आ गया 10,540 का। फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और लोगों को मैं बापी जी और दीपक जी भी काम स्टार्ट किया, बोला कि नहीं कुछ करना है। मैं टोटली ऑफिस से आता था 7 बजे, शाम को 7 बजे 8 बजे तक हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते थे, रात को 10 बजे तक 11 बजे तक रात को मैं मीटिंग करता था। मेरे टीम के साथ बहुत अच्छा टीम मिला, सबको लेके काम स्टार्ट किया। और जब मैं सिल्वर हुआ उसके अगले 2 महीने में मेरा गोल्ड निकल गया था। तो गोल्ड निकालने के लिए रमन सर बोले आपका कितना ले गए, मैं बोला कि 2 ले गए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाइनरी कॉन्सेप्ट को समझा था, 2 ही लेग किया था, थर्ड लेग मेरा था ही नहीं। लेकिन सर बोले आपको करना ही यार। फिर मेरा एक क्लोज फ्रेंड था कबीरुल हक और सौरभ दास, उन लोगों के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करने के लिए उन लोगों को लिया और मैं 5वां महीने में मैं गोल्ड क्वालिफाई किया और मेरा पे आउट आया 24,500 समथिंग आया। मेरा कॉन्फिडेंस आ गया और मैं रमन सर को बोला मैं सर अभी नौकरी छोड़ दूं। सर बोला गौतम जी नौकरी छोड़ोगे, देखिए जो अपलाइन है उनको सब पता है, वो छोटा हो या बड़ा हो मान सम्मान देना हम लोगों का काम है हर समय। तो वो बोला कि रुक जाइए गौतम जी, अगर गोल्ड अगर 3 महीना मेंटेन हो जाएगा उसके बाद आप नौकरी छोड़ देगा इंश्योरेंस का। और मैं उनका बात सुना, 2 महीना क्वालिफाई किया, 3 महीना गोल्ड के बाद मेरा अप्रोक्स 20-25 हजार 30 हजार पे आउट आ रहा था। और मैं सर से बात करके मैं नौकरी को क्विट कर दिया बिरला सन लाइफ 40,000 का, और मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग IMC करने का सोच लिया और मैं स्टार्ट किया। लेकिन चौथे महीने में मेरा जो पे आउट था गोल्ड का वो था 6,000 रुपया, क्योंकि मैं प्लान में नहीं समझ रहा था, क्योंकि सर तो सब समय टाइम में हम लोगों के पास नहीं थे, दूर में थे। प्लान में हम लोग बताते कि 3 में से मेंटेन कर लो, उसके बाद मेंटेन नहीं करना है। चौथे महीना में मेंटेन नहीं किया और मेरा पे आउट 6,000 हुआ। ऑलरेडी मैं मैनेजर को बोला कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो 6,000 का पे आउट में बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। लेकिन मेरा गुरु थे अपलाइन रमन सर को मैं फोन किया, सर मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बात है गौतम जी, ये करना था। ठीक है, मैं प्लानिंग किया और अगले 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मैं रूबी क्वालिफाई किया और मेरा पे आउट लगभग 38,000 का था। फिर मैं रमन सर को बोला अब मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूँ। रूबी करने के लिए मुझे 2 एसोसिएट और भी बनाना था। एक मैं अतनु घोषाल को तैयार किया जो आज गोल्ड है, और विश्वजीत हल्दर को तैयार किया जो आज भी गोल्ड है। तो दोनों को तैयार करके मैं रूबी हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने लगा। गोल्ड होने के बाद मेरा लाइफ चेंजिंग जब पहला अपॉर्चुनिटी था वो है मैं जब दिल्ली गया, मेरे साथ 2 चेयरमैन, अभी तो चेयरमैन है, उस टाइम में वो 2 लोग सिल्वर थे। रमन सर मुझे सितंबर में बुलाया आ जाओ। मैं दोनों आदमी लेके जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज में बैठा और वो दो थे और मैं थे। IMC की बदौलत पहले प्लेन सफर किया, वो भी दिल्ली में जाना आना, होटल में रुकना, सब कुछ कंप्लीट किया और लाइफ चेंज हो गया टोटली। रूबी के बाद फिर मेरे 2 से डाउनलाइन को तैयार करना था कि डायमंड बनना है, और डायमंड करने के लिए मैं मासीदुर जी और विश्वजीत जी जिन लोगों को मैं पहले से ही ज्वाइनिंग करवा चुका था, काम नहीं हो रहा था, लेकिन उन दोनों को मैं पटना मीटिंग में लिया। इतना भरा मीटिंग, मुझे तो मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मीटिंग का जो इतना माहौल था, इतना गर्मी था, दोनों ने अच्छी तरीके से मीटिंग सुना, बोला गजब लगा। मैं कुछ भी मुझे नहीं समझ में, इतना गर्मी था, और दोनों वहाँ मोटिवेट होके आया, दोनों काम स्टार्ट किया और मुझे डायमंड बना दिया। और डायमंड में मेरा पे आउट आ गया 92,000 का। और मुझे लगा कि अब तो कोई बात नहीं है, मुझे सक्सेस होना है। इसी तरीके चल रहा था। साथ साथ कभी कभी मेरे साथ मेरा जो गुरु के गुरु है डॉक्टर अख्तर सर, जिनको मैं पंक्चुअलिटी के बारे में देखता हूँ, किसी भी हर समय उसके मुंह में मुस्कुराहट रहता है कि किसी भी प्रॉब्लम वो घरवाए नहीं थे, पंक्चुअलिटी बहुत थे, टाइम मैनेजमेंट। वो मीटिंग में आया, सर बोला कितने लोग होगा, मैं बोला 200 लोग, और मीटिंग में देखा कि 40-50 लोग। तो मैं सोचा सर तो बहुत रूड होगा, लेकिन मैं सचमुच बताता हूँ दोस्त,
उस टाइम अख्तर सर मेरे कंधे पे हाथ रखा, गौतम जी ये सबके साथ होता है, आपका कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, 40-50 आज ऐसा हो रहा है, आने वाले देखिएगा 400-500 होगा। और वो गुरु का आशीर्वाद मेरे सर पे आया, और अख्तर जी, रमन सर सब मेरा हैंड होल्डिंग करके रखा, नहीं तो मैं बिजनेस कब छोड़ देता, क्योंकि मेरा ऑल लाइन आप लाइन छोड़ दिया था, ऐसे करके चल रहा था। फिर मैं धीरे धीरे काम करता रहा, और मेरा प्लानिंग था अभी मुझे बनना है चेयरमैन, और मैं 2 सुपरस्टार विकास जी करके और एक सुतनु जुग करके है, दोनों मेरा फ्रेंड है, तो दोनों को मैं स्पॉन्सरिंग किया, और 31 महीने बाद मेरा जो चेयरमैन कंप्लीट हुआ, मैं जो मेरा जब पे आउट था 1,63,000 का, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद मैं पहले एक बात बोलता था, मैं जब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी में 5 साल पूरा होगा तो मेरा पे आउट वेस्ट बंगाल का नंबर 1 होगा, और मान लीजिए इस महीने में मैं 4th नंबर में हूँ, और 2021 का जनवरी महीना है, 31 मार्च 2021 तक मैं आप लोगों का सैंग्विन करता हूँ कि मेरा पे आउट वेस्ट बंगाल का नंबर 1 होगा आईएमसी से, ये ऑलमोस्ट कवर है। और मैं दूसरा प्लानिंग अभी मेरा 2020-21 का जो है, अभी मुझे 20 चेयरमैन मुझे तैयार करना है, और 100 रूबी स्टार मुझे तैयार करना है, सिक्योर रूबी, जो हर किसी का सपना होता है। मैं मेरे टीम के साथ मिलके ये तैयार करूंगा, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। और जब मेरा चेयरमैन का सेलिब्रेशन हुआ तो मोस्ट जो एक्साइटमेंट का, जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, मिस्टर आनंद वाजपेयी सर, डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर आए, और उनके साथ मैं ट्रॉफी लिया, उसके साथ बहुत एंजॉय किया, और उसको फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मुझे और भी सक्सेस आना चाहिए, और धीरे थोड़ा बहुत काम करते करते मेरे पास आज 2 रूबी, 2 चेयरमैन और लगभग 30 गोल्ड, 50 सिल्वर ऑलरेडी मेरे टीम के साथ है। जिस टीम में से मैं 2 लोगों के साथ स्टार्ट किया था, आज मेरे पास लगभग 25,000 का एसोसिएट मेरे साथ एक साथ मेरा टीम में है। तो मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कल मेरा कुछ हो जाए, अगर मैं पैरा टीचर था और मैं मेरा नौकरी करते करते ये मैं दुनिया से चला जाता, मेरा बेटा को लोग बोलते थे कि ये साला चिट फंड करता था, इसका पिताजी चिट फंड एजेंट का लड़का था, आज मर गया है, चला गया। लेकिन मैं आज गर्व से बोल सकता हूँ कि आज मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बीवी के कोई नहीं बोलेगा कि चिट फंड का एजेंट का लड़का माने उसका हस्बैंड ही या उसका पिताजी हो, बोलेगा मेरे बेटा का कि चेयरमैन, आईएमसी का चेयरमैन का बेटा है और आईएमसी चेयरमैन का वो वाइफ है। ये मुझे सबसे सम्मान देता है। और टाइम बहुत हो गया, अभी मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि थैंक यू इसीलिए आज मेरे पास पहला साइकिल था सेकेंड हैंड, 350 रुपये में की खरीदा, उसके बाद 700 रुपये में वो साइकिल खरीदा। आज मेरे पास 2 छोटा एक ऑलरेडी छोटा कार मेरे पास है, और दूसरा कार मैं ऑलरेडी बुक किया था होंडा का ओड़ा, लेकिन वो बुकिंग कैंसिल हो गया, और मैं दूसरा कार जो बुकिंग किया हूँ अभी लॉकडाउन के बाद आ जाएगा, जो कार है फोर्ड का इको स्पोर्ट, वो आ जाएगा कुछ ही दिन महीने में। जिसके पास एक टूटा साइकिल नहीं था, सेकेंड हैंड साइकिल था, आज कार का सपना देख रहा हूँ। और मेरा ड्रीम कार जो था, वो ड्रीम कार मैं 2021 के 10 जुलाई में लेने जा रहा हूँ, जैगुआर 50 लाख का वो मॉडल मुझे फाइनल है। और एक डिसीजन में है कि जितने भी लोग मेरा पैसा मेरे साथ, अभी पैसा बहुत लोगों को देना है, क्योंकि मेरा लाइव 2013 में 33 लाख का लाइबिलिटी लेके स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मैं सबको दे चुका हूं। और कुछ भी लोग जो भी बचा कुचा है, मैं 31 दिसंबर 2020 के अंदर आईएमसी की बदौलत सबका मैं जितना भी हो सके मैं मैक्सिमम पैसा उन लोगों को दे दूंगा। उसके बाद मैं घर खरीदूंगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि पैसा कमाते हैं, घर नहीं किया, बड़ा गाड़ी नहीं है। देखिए, ये मेरे लिए एक बहुत मान सम्मान का बात है कि लोग, जिस मान सम्मान मेरा चला गया था, मैं उस मान सम्मान लौटा के आईएमसी मुझे दिया है। तो मैं 31 दिसंबर 2020 के मेरा टोटल जो लाइबिलिटी है पैसे के मामले में सब खत्म कर दूंगा, क्योंकि आईएमसी मेरे साथ है। मेरे ऑल अपलाइन रमन सर, अख्तर सर, वाजपेयी सर, और खास करके जो मोटिवेशन का आग है मिस्टर प्रेम सर, कोहिनूर, वो सब लोग मेरे साथ है। आईएमसी मैनेजमेंट साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आईएमसी मैनेजमेंट को, जो इतना सुंदर सिस्टम मैं नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर अशोक भाटिया सर को और मिस्टर सत्तन भाटिया सर को, जो इतना सुंदर सिस्टम लाया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑल आउटलेट और
जितना भी स्टोर है, टीडी डीडी सब हम लोगों को सपोर्ट करता है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सब लोग हम लोगों को सपोर्ट किया। इसी के बदौलत आज हम लोग इधर है। तो ऑलमोस्ट यही मेरा था। और मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो ड्रीम हाउस, मैं ये सपना देखता था कि मैं जब घर करूंगा, मैं आपको बोला कि मैं क्वार्टर में रहता था 2 कमरे का, और मेरा फैमिली ठीक तरीके से सो नहीं पाता था। लेकिन मैं 2021 का फरवरी महीने 4 फरवरी से अप्रैल से मेरा घर तैयार होने लगेगा, मेरा ड्रीम होम। और जहाँ मेरा बर्थ प्लेस है यानी आयरन बैरेज, वहीं में एक इतना बड़ा मकान बनाऊंगा कि उस इलाके में बोलता था कि इलाके का सबसे बड़ा घर मेरा होगा। और 16 नवंबर 2021 में मैं पूरा फैमिली के साथ, मेरा भाई, भैया, भाभी सबके साथ, उस फैमिली में मेरा बीबी सबको लेके एंट्री होगा 2021 के 16 नवंबर। जो भी लोग मेरा सुन रहे हैं, आप लोग जरूर आइएगा। तो ये मेरा सक्सेस जर्नी। और सबसे बड़ा ज्यादा मैं बोला कि प्लेन में पहले आईएमसी मुझे बैठाया, और इससे पहले भी मेरा फॉरेन टूर ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था। लेकिन इस साल 2020 में मेरा 2 फॉरेन टूर ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ। नंबर 1 दुबई है और नंबर 2 है फुकेट। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दुबई फुकेट कीजिए, ड्रीम कार खरीदे, ड्रीम हाउस खरीदे। और जो भी लोग आज मनी सर्कुलेशन के लिए आप फंसे हुए ना, मैं बहुत टीम में जाता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग फंसे हुए थे, नहीं तो देख लेता। दोस्त, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए किसी भी आईएमसी लीडर को, एक्टिव लीडर को हाथ पकड़िए और बोले कि गौतम लाल अगर 33 लाख का लाइबिलिटी लेके आज इस जगह जा सकता है, तू मुझे पहुंचा। और मैं उन सभी लोगों के लिए जो भी पीड़ित है, जो भी इनकम करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए आना चाहते हैं आईएमसी में, हम लोग उसको हैंड होल्डिंग करेंगे, उसके साथ देंगे, उसके भी सक्सेस जरूर, उसको सक्सेस आएगा। इसी बात को बोलते हुए मैं अभी विदा लेना चाहूंगा और लास्ट में एक शेर के साथ खत्म करूंगा जो मेरा फेवरेट है कि इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा, दुनिया उसी को सलाम करेगी जो आईएमसी बिजनेस के संग होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।